मर्डर माधुरी मूवी का ये सीन हमें कुछ याद दिलाता है, लेकिन इसमें हमारी भावनाओं का सैलाब उमड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन जानता है कि इस मूवी के सारे सीन क्रिएट किए गए हैं। लेकिन अब हमारे ब्रेन को ये मानना होगा कि 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। दोस्तों, हम क्राइम के वीडियो कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि पूरा इंसिडेंट घटनाक्रम आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे, नंबर 1 इस केस का पूरा घटनाक्रम, नंबर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज किया गया, इसके बाद नंबर 3 जो नाबालिग छोड़ दिया गया था जिसे सजा नहीं हुई थी, अब वो कहाँ है, इन चारों पांचों आरोपियों को फांसी देने में इतना टाइम क्यों लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्भया, जिसका रियल नाम ज्योति सिंह था, लेकिन हिंदुस्तान का एक कानून है जो ये कहता है कि विक्टिम जिसके साथ रेप हुआ है उसका कभी भी रियल नाम से उल्लेख नहीं किया जाएगा, वरन उसमें हमें एक डमी नाम देना पड़ेगा जो उसकी आइडेंटिटी छुपा सके। लेकिन सारी दुनिया इस केस को निर्भया केस के नाम से जानती है। तो निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। निर्भया से छोटे उसके 2 भाई हैं, बहनें नहीं हैं। निर्भया घर की सबसे एक बड़ी लड़की थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। तो निर्भया के जो माता पिता होते हैं वो लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करते। निर्भया के भाइयों को भी वही एजुकेशन मिली, तो निर्भया को भी अच्छी एजुकेशन मिली। निर्भया सिर्फ घर की बड़ी बेटी ही नहीं थी, वो पढ़ने लिखने में भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। 12th के बाद निर्भया मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी और उसने ये किया भी। जब पढ़ने वाले बच्चे और जॉब करने वाले लोग अपने बिजी शेड्यूल में काम करते हैं और सप्ताह के 7 दिनों काम करते हैं, तो संडे के दिन वो अपने शरीर को रिलैक्स देते हैं और कुछ एंजॉय करने का प्लान करते हैं, और निर्भया ने भी यही किया। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया ने भी यही सोचा था। उस दिन भी संडे था। संडे के दिन निर्भया अपने दोस्त अभिनेंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती हैं, और अभिनेंद्र प्रताप पांडे पेशे से इंजीनियर थे और गोरखपुर के रहने वाले हैं। पांडे और निर्भया का प्लान था कि वो तलाश मूवी देखेंगे, जो कि आमिर खान की थी, और ये मूवी नई नई रिलीज हुई थी। दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत चले जाते हैं, लेकिन टिकट को लेकर इतनी मारामारी थी कि दोनों टिकट ही नहीं ले पाते। तो ये लाइफ ऑफ पाई नाम की फिल्म देखकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। इवनिंग का टाइम था और सर्दी का मौसम था, तो दोनों अब अपने घर निकलना चाहते थे और ऑटो का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई भी ऑटो वाला उनको द्वारिका ले जाने के लिए तैयार नहीं था। और बहुत मशक्क़त करने के बाद एक ऑटो वाला मिला जिसने ये कहा कि वो उन्हें मुनीर का बस स्टैंड तक छोड़ सकता है, उसके आगे वो नहीं जाएगा। तो दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, तो दोनों इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुनीर का बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं। निर्भया और अभिनेंद्र ऑटो से मुनीर का आ जाते हैं। मुनीर का बस स्टैंड पर बहुत इंतजार करने के बाद रात 9:30 बजे एक बस आती है वाइट रंग की, जिस पर यादव लिखा था। काले शीशे थे, शीशों के पीछे पर्दे लगे हुए थे। इस बस में लगभग 9 लोग सवार थे और जिनमें से सिर्फ 3 ही सवारी थीं, जो कि अपनी डेस्टिनेशन आने पर उतर गईं। इस बस का स्टाफ अभिनेंद्र प्रताप पांडे से टिकट के पैसे तो ले लेता है, लगभग 10-10 रुपए, लेकिन टिकट नहीं देता। तो इस बात पर अभिनेंद्र और बस स्टाफ के साथ थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। अब जैसे तैसे ये हाथापाई रुक जाती है, लेकिन इसी बीच एक इंसिडेंट होता है। बस का ड्राइवर बस को किसी दूसरे रूट पर ले जाता है, जबकि उसे पता है कि इन लोगों को वहाँ नहीं जाना। इनके लाख कहने के बाद भी बस का ड्राइवर बस को उसी रूट पर दौड़ाया जा रहा था। अब निर्भया और उसका दोस्त इसका विरोध करने लगता है, तो पांचों दोस्त अब हाथापाई पर आ जाते हैं। अभिनेंद्र प्रताप पांडे कब तक इन सभी को संभाल पाते, और जब हाथापाई बढ़ जाती है धीरे धीरे, तो एक दोस्त लोहे की एक रॉड लेकर आता है और अभिनेंद्र प्रताप पांडे के सर पर दे मारता है। इससे अभिनेंद्र प्रताप पांडे बेहोश हो जाते हैं। एक आदमी तो बस चला रहा था, लेकिन बचे हुए ये पांचों दरिंदे अभिनेंद्र प्रताप पांडे के बेहोश होते ही निर्भया को बस की पिछली सीट पर बाल पकड़कर खींच कर ले जाते हैं।
और अब बस के अंदर वो खौफनाक मंजर स्टार्ट होता है जिसे शब्दों में तराशना मुश्किल हो जाएगा। बस 2 से ढाई घंटे तक सड़कों पर दौड़ती रहती है और बस के अंदर रहने वाले लोग इस केस की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। ये केस ना सिर्फ इंडिया की मीडिया में बल्कि दुनिया की मीडिया में भी पॉपुलर था, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा ही हैवानियत से भरा, बहुत ज़्यादा ही हीनताजनक था। कई बार बस भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरती है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। पता भी कैसे चले, क्योंकि बस के जो शीशे थे वो काले रंग के थे और उन पर पर्दे लगे हुए थे। तो बस के अंदर क्या हो रहा किसी को कुछ भी पता नहीं चल सकता। अब इनका मन इसी से नहीं भरा, इन्होंने अविनेंद्र प्रताप पांडे को और निर्भया को मारने का प्लान भी बनाया और इस वजह से जो लोहे की रॉड उनके पास रखी थी, अविनेंद्र प्रताप पांडे के सर पर मारी बहुत तेज फोर्स के साथ, और उसी लोहे की रॉड को निर्भया के सर पे भी दे मारी। लेकिन इसी बीच मोहम्मद अफरोज, जो कि एक नाबालिग लड़का था, उसने उसी रॉड को निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल दी, जिससे निर्भया की आंतें तक बाहर आ चुकी थी। अब निर्भया, जिनका रियल नाम ज्योति सिंह था, अविनेंद्र पांडे बेहोश हो जाते हैं तो ये पांचों एक रॉड उनके सर पे मारकर चलती बस से उन्हें महिपालपुर के पास फेंक कर चले जाते हैं। इन दरिंदों ने दोनों को निर्वस्त करके फेंका था। उनके मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लेते हैं। थोड़ी देर बाद अविनेंद्र को होश आता है। अविनेंद्र सभी से हेल्प मांगने लगते हैं। लोग उनकी हेल्प करने से कतराते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी उनकी हेल्प करता है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस आती है और तुरंत दोनों को सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। निर्भया ज्योति इतनी सीरियस थी कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंख बहुत तेज जख्मी थी। ऐसा लग रहा था मानो निर्भया की बॉडी से पूरा खून निकाल लिया गया हो। सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए परेड करवाई जाती है। निर्भया का दोस्त सभी अपराधियों को पहचान लेता है। फिर इन सभी पर आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है। मामले की जांच चली रही थी कि 11 मार्च 2013 को इस केस के एक अपराधी ने लगभग 84 दिन बाद राम सिंह नाम के कुत्ते ने सुसाइड कर ली थी। माफ़ करना, इसे कुत्ता बोलने से कुत्ते जाति की भी इंसल्ट हो रही है। रियलिटी में ये तो कुत्ता कहने का भी हकदार नहीं। लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि वो वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कर रही है। लोगों का ये जनसैलाब निर्भया के अपराधियों के लिए सजा की डिमांड और निर्भया की सेहत में सुधार के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक डॉक्टर्स की टीम ने निर्भया की 5 सर्जरी की, पर लाख कोशिश के बाद भी वो निर्भया के शरीर में सुधार नहीं ला पा रहे थे। 21 दिसंबर को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। निर्भया को सरकारी खर्चे पर वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर भेजा जाता है। 16 दिसंबर 2012 को एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी निर्भया के शरीर में कोई सुधार नहीं होता। जब उसको होश आया, उसने पानी मांगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते पानी की, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो हम इनको एक चम्मच पानी दे सके। रात निर्भया अपने दोस्त के साथ जब वसंत विहार थाना इलाके में मौजूद थी तो यही बस पहुंची थी और द्वारका जाने के लिए दोनों इस बस में सवार हुए। मुझे हर वक्त ये तकलीफ रहती है, आज भी ये तकलीफ हमें जीने नहीं देती है। बच्ची जिंदा तो थी जो भी 12 दिन 10 दिन, लेकिन इस दुनिया से एक बूंद पानी के लिए तरस गई। 29 दिसंबर शाम 4:43 पर निर्भया आखिरी सांस लेती है। 30 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। केस के बाद सड़कों पर तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां लोग अपना काम कर रहे थे, वहीं पुलिस टीम अपना काम कर रही थी, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बस की पहचान की। ये बस वही थी जो उस केस में यूज हुई थी और इस बस को कौन चला रहा था इसका भी पता चला। बस की पहचान करने के बाद जहां राम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, वहीं राम सिंह की पहचान यानी कि राम सिंह जब मिल गया था तो उसने बाकी जितने भी अपराधी थे सभी के नाम बताए। बहुत से अपराधी ऐसे थे जो अपना मतलब कि जो दिल्ली रीजन था उसे छोड़कर ही भाग चुके थे, लेकिन पुलिस से कौन बचा है? पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग। ये सभी अपराधी कुछ इस प्रकार से थे। नंबर 1 राम सिंह, उम्र 33 ईयर्स, बस ड्राइवर और रविदास कैंप दिल्ली में रहता था। नंबर 2 मुकेश सिंह, उम्र 30 वर्ष, राम सिंह का छोटा भाई और पार्ट टाइम बस ड्राइवर था। मुकेश का ही एक बयान वायरल हुआ था जो बहुत बेतुका था। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है। लड़का लड़कियों के लिए बनाया गया, घर काम काज अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जो ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगी। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों क्या गया, मेन चक्कर यही है। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। बहरहाल एक रेपिस्ट सोच ही क्या सकता है। नंबर 3 अक्षय ठाकुर, 28 ईयर्स, बस क्लीनर, रविदास कैंप साउथ दिल्ली में रहता था। नंबर 4 विनय शर्मा, एज 20 ईयर्स, जिम ट्रेनर, रविदास कैंप दिल्ली में ही रहता था। इनकी सिस्टर उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर रही होती हैं। नंबर 5 पवन गुप्ता, एज 19 ईयर्स, ऑक्यूपेशन फ्रूट सेलर, माता पिता के साथ इसकी एक सिस्टर भी है, मोहम्मद अफरोज, जिसकी उम्र 17 साल थी। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इस लड़के को फांसी नहीं हुई और ये अभी भी खुला घूम रहा है, जबकि निर्भया के प्राइवेट पार्ट में जो रॉड डाली गई थी वो इसी ने डाली थी। 1 सितंबर 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा इस केस के नाबालिग को 3 साल की सज़ा के लिए सुधार गृह भेज दिया जाता है। इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध होता है क्योंकि निर्भया पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कहर ढाया था तो वो यही लड़का था जो 17 साल का था और इसी को 3 साल की सज़ा देकर छोड़ दिया जाता है। बचे हुए अपराधियों पर मुकदमा चलता है और 13 सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सभी को सजाए मौत सुनाई जाती है। 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाकी 4 आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सभी जगह उनकी सज़ा बरकरार रखी गई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अपराध मानवता के नाम पर एक धब्बा है, ऐसे मामलों में कोई दया नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जो कि 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी। न्याय के दिन 20 मार्च 2020, लगभग 7 साल 3 महीने बाद 20 मार्च 2020 की सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में 4 दोषियों मुकेश, पवन, विनय, अक्षय को सुबह 5:30 पर फांसी दे दी गई और 6 बजे डॉक्टर्स ने चेक कर लिया कि अब ये जा चुकी। यह था भारत में जब पहली बार इस केस में 4 लोगों को निर्भया केस के बाद भारत के कानून में बड़े बदलाव किए गए। 2013 में क्रिमिनल लॉ एक्ट लाया गया, रेप की परिभाषा को और ज़्यादा बढ़ाया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव कर 16 से 18 साल के अपराधियों को भी गंभीर अपराध में सजा देने की अनुमति दी गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और नारी हेल्पलाइन नंबर 1091 जैसी सुविधाएं शुरू हुईं और निर्भया फंड रिलीज किया गया। इस केस की विक्टिम का पहले किसी को नाम पता नहीं था, लेकिन निर्भया के माता पिता ने मीडिया में आकर उसका नाम ज्योति सिंह बताया। उन्होंने इसके पीछे ये तर्क दिया कि उनकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बहुत बहादुरी से लड़ी थी अपराधियों से, तो उनकी बेटी का नाम छुपाने का क्या महत्व रह जाता है। इस वजह से इस लड़की का रियल नाम ज्योति सिंह था, जो कि फिजियोथेरेपी की तैयारी कर रही थी और डिग्री भी हासिल कर चुकी थी।